अस्सलाम दोस्तों, इन मौजूद अगर में कुछ हमने लेना भारत को G7 समिट में जनाब शिरकत का दावतनामा ही नहीं मिला और ये गुज़िश्ता 6 बरस में पहला मौका है जब भारत G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेगा। और इससे भी बढ़कर दिलचस्प बात यह है कि अब 3 रोज़ पहले नरेंद्र मोदी ने कानपुर के जलसा आम से खिताब करते हुए इस बात का दावा किया था कि भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है और अगले चंद बरसों के दौरान भारत जो है वो जापान को भी क्रॉस करके तीसरे नंबर की मईशत बन के सामने आएगा। ये वही जलसा है जिसमें नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए पाकिस्तानियों को धमकी दी थी कि सुख चैन से रहो, रोटी खाओ, वरना मोदी की गोली तो है ही। अब G7 इजलास में ना बुलाए जाने का एक तो सीधा साधा मतलब यह है कि भारत सिफारती तौर पर दुनिया में तन्हा हो गया और उसकी ये जो आइसोलेशन है अब ये बढ़ती चली जा रही है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कनाडा, क्योंकि ये जो G7 का सरबराह इजलास हो रहा है ये हो रहा है कनाडा में और कनाडा सरहद पार दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद करता है भारत पर। बल्कि एक गुज़िश्ता महीनों में जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा पर रूल कर रहे थे तो उस मौके पर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के अंदर एक कैनेडियन सिख की जो हलाकत है उसका जिम्मेदार भारत को ठहराया था और उनका ये कहना था कि हमारी अपनी तहकीकात के अंदर रॉ की बैकिंग से ये जो सिख है जो खालिस्तान तहरीक से जिनका ताल्लुक था उनको कत्ल किया गया। और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम है ये पाकिस्तान के बाद कनाडा दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने भारत के ऊपर सरहद पार दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया। तो ये इनफैक्ट पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की तस्दीक है जिसमें पाकिस्तान अपने मुल्क में होने वाली दहशतगर्दाना वारदातों और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में मुदाखलत का इल्ज़ाम भारत पर आयद कर रहा है। तो फिर इस सूरत हाल पर क्रेडिट किसको देना है? यकीनी तौर पर मुझे ऐसे लगता है कि मोदी की इंटरनेशनल रुसवाई का इस वक्त जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जाता है और बिलखुसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को इसका क्रेडिट जाता है। अब इस सूरत हाल में सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत की आलमी रुसवाई का ये जो सफ़र है ये कहाँ पर जाकर रुकेगा। भारत अब किस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी पोजीशन को रीगेन कर सकता है और किस तरीके से पाकिस्तान अब ये जो भारत का सरहद पार दहशतगर्दी का मामला है इसको दुनिया के सामने किस तरह उजागर करता है। और सबसे बढ़कर ये पाकिस्तान के लिए भी इस सूरत हाल में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि पाकिस्तान अब मौजूदा सूरत हाल में जब उसने इखलाकी बरतरी भारत पर साबित कर दी है तो वो किस तरीके से अपने जो तर्ज अमल है उससे एक बावकार मुल्क होने का सबूत देगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब दोस्त मुल्क चाइना की, क्योंकि चाइना ने एक तजुर्बा करके पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। और चाइना जिस तरीके से दिफाई शोबे के अंदर अपनी तरक्की को दुनिया के सामने रख रहा है, यकीनी तौर पर यह दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला है मामला है। चाइना ने भी रिसेंटली अपने एक 6th जनरेशन तैयारे का तजुर्बा किया है। ये इस तैयारे का नाम है J-50 तैयारा। अच्छा, इस तैयारे की ख़ास बात यह है कि ना तो इस तैयारे को निशाना बनाया जा सकता है और ना ही इस तैयारे को डिटेक्ट किया जा सकता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यह तैयारा इतनी बुलंदी पर परवाज करता है कि उसको ना तो कोई रडार डिटेक्ट कर सकता है और ना ही ज़मीन से आप कोई मिसाइल मारकर इस तैयारे को तबाह कर सकते हैं। बताया यह जाता है कि यह तैयारा हमारी जो ज़मीन की एक फ़ज़ाई हदूद है जिसके बाद जाके खला शुरू हो जाता है, बिल्कुल उसके करीब तरीन परवाज़ करने की अहलियत रखता है। इतनी ऊंचाई के ऊपर यह तैयारा परवाज़ करता है कि उसके बाद खला आ जाती है। और चूंकि वो तैयारा ज़मीन से इतनी बुलंदी पर परवाज़ करता है उसको ना तो कोई रडार चेक कर सकता है और ना ही ज़मीन से फायर होने वाले किसी मिसाइल से उसको निशाना बनाया जा सकता है। हाँ, इस तैयारे को महज खला में मौजूद अगर आपका कोई ऐसा सैयारा है जिसमें
ये जो वॉरहेड्स नस्ब हैं, सिर्फ उसी से इसको निशाना बनाया जा सकता है, अदरवाइज ज़मीन से इसको निशाना नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, इस तैयारे के कामयाब तजर्बे ने इनफैक्ट भारत की नींदें हराम कर दी हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दिफाई ताउन में इजाफा हुआ, और मैंने इसी प्लेटफॉर्म से यानी इनसाइट के प्लेटफॉर्म से आपको आगाह किया था कि ये जो मार्का हक था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसमें J-10C को जिस तरीके से पाकिस्तान ने यूज़ किया और जिस तरीके से चाइना के वेपन्स PL-15 मिसाइल को इस्तेमाल किया, उसने तो चाइना का दिल खुश कर दिया। और फिर जब हमारे नायब जो हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार साहब चाइना के दौर पर गए, तो चाइना ने अपनी डिफेंस वार्डरोब पाकिस्तान के लिए खोल दिया, उनका जनाब जो कुछ चाहिए ले जाओ। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान को चाइना जदीद तरीन HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है, और उसके साथ साथ J-35 तैयारे भी दे रहा है। और उसके साथ साथ अब इस बारे में इतला मिली है कि माइटी ड्रैगन तैयारे जो चाइना ने बनाए हैं, वो भी पाकिस्तान को 26 में, अगस्त 26 तक वो भी पाकिस्तान को मिल जाएंगे। अब ये जो J-50 का तजुर्बा किया है चाइना ने, इनफैक्ट ये भारत के लिए एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन, और यही वजह है कि भारत में इस तजर्बे को लेकर भारत के जो मुख्तलिफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, ख़ास तौर पर उनके इस वक्त बड़े मशहूर डिफेंस एनालिस्ट हैं परवीन सहानी, उनका ये मानना है कि अब तो ये 50 अगर ये पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो फिर भारत भूल जाए कि उसको फ़ज़ाई सुप्रीमेसी हासिल हो सकती है किसी भी सूरत में, क्योंकि इन मिसाइल्स के, इन तैयारों के पाकिस्तान की इन्वेंट्री में आने के बाद अगर फ़ज़ाओं पे किसी का राज होगा तो वो पाकिस्तानी तैयारे होंगे, जो चाइनीज़ तैयारे होंगे लेकिन पाकिस्तान की मिल्कियत होंगे। अच्छा, उसके बाद उनका ये भी मानना है कि अगर अब मुस्तकबिल में कोई पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा मार्का होता है तो उस मार्के को लीड करेगी पाकिस्तान एयरफोर्स। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरीके से अपनी बर्तरी को साबित कर दिया है भारत पर, इसकी मौजूदगी में दोबारा भारत अब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को टारगेट नहीं कर सकता। और अगर ये जो 6th जनरेशन तैयारे हैं जो नहायत बुलंदी पर परवाज़ करते हैं, ज़मीन से उनको डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता और नई मिसाइल मार के उनको तबाह किया जा सकता है, अलबत्ता वो इंतहाई बुलंदी पर परवाज़ करते हुए ज़मीन पर दुरुस्त अंदाज में टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। और अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिल जाती है, ये तैयारे पाकिस्तान को मिल जाते हैं, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो दिफा है वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगा। और ये खबर यकीनी तौर पर मोदी सरकार की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। अब इसका मतलब ये है कि भारत को एक ही दिन में 2 बुरी खबरें सुनने को मिली हैं। एक बुरी खबर है ये चीनी तैयारे की कामयाब आजमाइशी परवाज़, और इस कामयाब आजमाइशी परवाज़ में जहां पर तैयारे ने खिला के करीब जाकर परवाज़ की, वहीं से उस तैयारे में नस्ब इंतहाई सोफिस्टिकेटेड मिसाइल ने ज़मीन पर अपने टारगेट को नहायत ही दुरुस्तगी से निशाना बनाया। दूसरी बुरी खबर भारत को सुनने को मिली है वो है G7 ये जो है समिट, और उसमें भारत को अभी तक जो है वो दावतनामा नहीं मिला। ये दोनों खबरें यकीनी तौर पर भारत के लिए परेशानी का सबब हैं। अब ये जो खिफ़त उठाना पड़ी है भारत को, ख़ास तौर पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में नाकामी के बाद, उसके बाद भारत ने बहुत सारे सफारती वफूद भी मुख्तलिफ ममालिक में भेजे, और एक वफ्द जो है वो शशि थरूर की सरबराही में भिजवाया गया है अमेरिका। अच्छा, वहाँ पर भी उस जो वफ्द है उसको कुछ ज़्यादा घास नहीं डाली गई, अलबत्ता उस दौरे के बाद एक मारूफ अमेरिकी अखबार है जिसका नाम है वाशिंगटन पोस्ट। वाशिंगटन पोस्ट ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट शाया की है, और इस रिपोर्ट के अंदर वाशिंगटन पोस्ट ने भारत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सवालात उठाए हैं, और ख़ास तौर पर भारत की पाकिस्तान पर जारहियत के बाद वाशिंगटन पोस्ट का ये मानना है कि भारतीय जारहियत को दुनिया ने किसी भी मौके पर तस्लीम नहीं किया, और उन्होंने मिसाल दी। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी इस जो रिपोर्ट है उसमें उसने लिखा है कि पहलगाम वाक़े के बाद दुनिया ने भारत से शवाहिद का मुतालबा किया, क्योंकि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया था। दुनिया ने भारत से कहा कि अगर पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है तो आप हमें इस हवाले से शवाहिद दें।
भारत के पास चूंकि कोई शवाहिद ही नहीं थे, इस वाक़े के ठीक 30 मिनट के बाद तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया था कि जनाब पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ा में पाकिस्तान की पुष्टपनाही से ये वाक़या हुआ है। सबूत कोई नहीं था और दुनिया ने मुतालबा किया तो उसके ऊपर भी भारत ने चुप साध ली। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये पेशकश सामने आई कि कोई गैर जानिबदार मुल्क आकर तहकीकात कर ले, हम उसमें ताउन करने के लिए तैयार हैं। इसका भी भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने हमला किया और 7 मई को, यानी जब हमला हुआ, पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया, 6 भारतीय तैयारों को तबाह किया गया। उसके बाद 7 मई को पाकिस्तान के इस वाक़े के बाद पहली मर्तबा भारत ने अमेरिका के साथ राब्ता किया और राब्ता करके उसने अमेरिका पर दबाव डाला कि जनाब आप पाकिस्तान को हमारे ये जो उन्होंने अटैक किए थे 6 और 7 मई की दरमियानी शब, इसके बाद मजीद जवाबात देने से रोके। और आपको याद होगा कि मार्को रूबियो और जेडी वेंस दोनों ने पाकिस्तान से कहा था कि जनाब आपका अब इसके ऊपर ना आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और उसी इंटरेक्शन में भारत की तरफ से अमेरिका को कहा गया, 7 मई की बात मैं आपको बता रहा हूं, यह बात कही गई कि पहलगाम वाक़े में जो दहशतगर्द थे उनकी तस्वीर आ गई हैं भारत के पास और वो तस्वीर जो हैं वो जल्द अमेरिका के साथ शेयर की जाएंगी। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि 7 मई के बाद अब जून आ गया, अभी तक भारत की तरफ से सरकारी सतह पर पहलगाम वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों की ना कोई तस्वीर दी गई, ना कोई शनाख्त दी गई और ना ही पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत दिया गया। और यही वजह है कि दुनिया इस वक्त भारत को 11 मुल्क ना सिर्फ तस्लीम करती है बल्कि भारतीय जो सफारतकारी है इसको भी तस्लीम करने पर या उसको अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। और जिसका सबूत हमें G7 समिट में मिला, ये दुनिया की 7 बेहतरीन मईशतें हैं जो बैठते हैं, मिल बैठते हैं और फिर इस बात का फैसला करते हैं कि जनाब इन मईशतों ने कौन कौन से मैदान के अंदर तरक्की की है, किस तरीके से दुनिया की मईशतों को, जो बाकी ममालिक हैं उनकी मईशतों को लेकर आगे चलना है। और G7 समिट्स के अंदर अमूमी तौर पर ऐसा ये जो दाखिली मामलात होते हैं ना, इख्तलाफात एक मुल्क का दूसरे के साथ, अमेरिका का चीन के साथ कितना इख्तलाफ है, लेकिन G7 समिट्स के अंदर चीन और अमेरिका दोनों मौजूद होते हैं। पहला मौका है कि एक रुकन मुल्क को दावतनामा नहीं मिला और दीगर जो 6 रुकन ममालिक थे उनमें से किसी ने इसके ऊपर एतराज़ भी नहीं किया। किसी ने जाके कनाडा से ये नहीं पूछा कि जनाब आपने भारत को दावत क्यों नहीं दी। इनडायरेक्टली या खामोश बैक चैनल राब्ते हुए होंगे, लेकिन ओपनली किसी मुल्क ने नहीं कहा कि जनाब इंडिया के बगैर हम ये नहीं करेंगे। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि दावतनामा तो मिला है लेकिन मोदी कनाडा नहीं जाएंगे। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि दावतनामा मिला ही नहीं। अब इसका मतलब यह है कि एक जानिब मोदी की और इंडिया की इंटरनेशनल आइसोलेशन हो रही है, दूसरा इसका एस्पेक्ट ये हमारे सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया तस्लीम कर रही है और अब पाकिस्तान और भारत को जो है वो एक नज़र से नहीं देखा जा रहा, बल्कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और पाकिस्तान की काबिलियत दोनों को तस्लीम किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भारत ना सिर्फ अपनी पोजीशन खो बैठा है इस खित्ते के अंदर, जिसने अपनी बढ़तरी का एक बबल बनाया हुआ था वो बर्स्ट हो गया है, बल्कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर चाइना के बाद एक हकीकी कुव्वत के तौर पर सामने आया और उसी वजह से उसको अहमियत मिल रही है। अब ये जो अहमियत है पाकिस्तान के लिए, उसका तकाजा है कि पाकिस्तान अब मजीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। यह तकाजा है पाकिस्तान पर कि अब पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी मामले को उठाए तो वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पर होना चाहिए। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का इशू है तो उस इशू को अगर इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाया जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपसे गुज़िश्ता वीडियो में जिक्र किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खुसूसी टास्क मिला है, तो इसका मतलब यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो डोजियर दिए गए हैं बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के हवाले से, उनको इतना मुस्तहकम और इतना सॉलिड होना चाहिए कि दुनिया उन शवाहिद के ऊपर गौर करने पर मजबूर हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कनाडा ने रॉ की
कनाडा आकर बंदों को मारने का जुर्म ना सिर्फ साबित किया, बल्कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट को कनाडा में दुनिया के तमाम ममालिक के साथ शेयर किया और दुनिया ने कनाडा की इस बात को तस्लीम किया कि जनाब वाकईतन रॉ ने जो सरहदी खिलाफ वर्जी है और कनाडा के जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए वहां पर आकर बंदे को मारा है। ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल लेवल पर ना सिर्फ और ज्यादा मजबूत अंदाज में आगे बढ़ना है और ज्यादा मुस्तहकम अंदाज में आगे बढ़ना है, बावकार अंदाज में आगे बढ़ना है, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान को अपनी सफारतकारी में भी जिद्दत लानी है, सफारतकारी को भी मॉडर्नाइज करना है और उसके साथ साथ जिस इशू को भी इंटरनेशनल लेवल पर उठाना है उसको ठोस एविडेंस के साथ उठाना है, ताकि दुनिया में जो इस वक्त आपका मुकाम बन चुका है पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर बेहतरी आए। ये ना हो कि हम वहां पर जाकर बोंगियां मारना शुरू कर दें और फिर ये जो इस वक्त एक माहौल बना है पाकिस्तान के हवाले से वो मुतासर हो। दूसरा, कश्मीर के इशू को भी अब पाकिस्तान, चूंकि ये इंटरनेशनलाइज्ड हो गया, कश्मीर के इशू पर भी दुनिया अब गौर कर रही है। जिस तरीके से बरतानवी वजीर खारजा जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जनाब मसले कश्मीर को हल होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मसले कश्मीर को हल होना चाहिए। दुनिया ये कह रही है कि कश्मीर के हल के बगैर पाकिस्तान और भारत में देरपा अमन मुमकिन नहीं। तो इन लाइंस को पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को अब ना सिर्फ अग्रेसिव अंदाज में लेके आगे चलना बल्कि भारत पर कॉन्टिन्यूअस दबाव रखना है कि वो मसला कश्मीर के ऊपर ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि वो गारंटीज जो भारत की तरफ से अमेरिका को दी गई हैं सीज फायर पर, उस इशू को भी लेकर पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए कि भारत अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट से पीछे हट रहा है। ये वैसी ही कमिटमेंट्स हैं जो यूएन के अंदर भारत ने की थी कि हम प्लेबिसाइट का राइट देंगे ये जो है कश्मीर के लोगों को। ये वैसी गारंटीज है जैसी ट्रंप को दी गई हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से कि जनाब मसला कश्मीर समेत हम हर इशू पर बात करने के लिए तैयार हैं। तो इस सारी सूरत हाल को पाकिस्तान को अब निहायत ही एहतियात के साथ, निहायत ही जिम्मेदाराना अंदाज के साथ, ठोस मौक़िफ़ के साथ, बेलचक रवैये के साथ और ठोस शवाहिद के साथ लेके आगे बढ़ना है। तभी पाकिस्तान के मौक़िफ़ में वज़न भी आएगा और पाकिस्तान जो इस वक्त एक इंटरनेशनली तौर पर उजागर हुआ है उसकी अहमियत और मुस्तहकम होगी। और हमें भारत को शिकस्त देने के बाद अब अपने रवैयों के अंदर भी जो एक ख़ास तब्दीली है वो हमें लानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत हो रहा है और जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान को मिल रही हैं, पाकिस्तान के पास आने वाले जदीद तरीन हथियारों के बाद मेरा नहीं ख्याल कि भारत जो है वो अब कोई गलती करेगा, क्योंकि अगर गलती करेगा तो फिर उसको उसका भुगतान भी भुगतना पड़ेगा। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।